रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिन्होंने समाज में कुछ अलग हटकर कार्य किया है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं 81 वर्षीय कृष्णानंद सागर जी से, जिन्होंने भारत के विभाजन कालीन समय की पीड़ा को एक पुस्तक में समाहित किया है। इस पुस्तक का नाम है विभाजन कालीन भारत की साक्षी। इस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहनराव भागवत जी ने किया। और इस पुस्तक में क्या है ऐसा जो यह पूरे देश भर में छा गई है, हम जानेंगे पुस्तक के लेखक कृष्णानंद सागर जी से। मैं अपने स्टूडियो में कृष्णानंद जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सागर जी। नमस्कार जी। सागर साहब, हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दीजिए कि कैसे आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई और आपने इस पुस्तक के अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। जी। मेरा जन्म है 1941 का जी, और अखंड भारत में ही कसूर जिला लाहौर, कसूर रेलवे स्टेशन पर लाहौर से आई हुई गाड़ी 18 अगस्त को जो कटी, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जी। अमृतसर स्टेशन पर भीषण गोलीकांड होने का भी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जी। अमृतसर आधा जला हुआ मैंने देखा हुआ है उन दिनों। तो ये सारा उस समय का चित्र जो है वो मेरे मानस पत्र पर शुरू से ही है। फिर उसके बाद मैं 1958 से 1978 तक संघ का प्रचारक रहा हूँ। जी। दिल्ली में 1970 में सुरुचि साहित्य की योजना बनी थी संघ के द्वारा, तो उसकी स्थापना मैंने ही, मेरे जिम्मे काम दिया गया था, मैंने ही की थी। जी। और उसके बाद 1985 में जागृति प्रकाशन की स्थापना मैंने यहाँ नोएडा में ही की। इस दौरान कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं बीच बीच में, जिनमें से एक भारत की तेजस्वी नारियां, ये काफी चर्चित हुई और आजकल अभी भी चर्चित है, काफी लोग उसको लिखे। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस कितने निकट कितने दूर, अच्छा, ये भी मैंने लिखी थी। एक अन्य पुस्तक है संविधान की भावना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भी मेरे द्वारा लिखित है। जी। स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी वो भी लिखी है। इस प्रकार से कई पुस्तकें लिखी हैं। जी। संपादन तो बहुत सारी पुस्तकों का मैंने किया है। आज की चर्चा हम इस पर कर रहे हैं कि विभाजन कालीन भारत की साक्षी, यह विषय जब पहली बार दिमाग में आया होगा तो इस पुस्तक का विचार कैसे आया आपके दिमाग में और इसके लिए आपने क्या क्या कसरत की? देखिए, ऐसा है कि विभाजन वाला मामला इतना बड़ा है जी, और इतने बड़े मामले को कोई आज जानता नहीं है। लगभग 20 लाख लोगों का बलिदान हुआ है विभाजन काल में। जी। यह वास्तव में एक महायुद्ध था। ये कहा जाता है मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे, ये हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं थे जी। ये सीधा सीधा मुस्लिम हिंदू युद्ध था। और जो महाभारत के बाद इतना बड़ा युद्ध जी, यही हुआ है एकमात्र जिसमें इतने लोग मारे गए, बलिदान हुए जी। अब इस महायुद्ध का वास्तविक इतिहास अभी तक सामने आया ही नहीं, लिखा ही नहीं गया जी। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने लिखने का प्रयत्न नहीं किया, प्रयत्न किया। उस समय ही 1947 में ही रावलपिंडी के एक थे कार्यकर्ता डॉक्टर हरवंश लाल ओबराय जी, वो बाद में भी लगभग नवंबर तक वहाँ रहे हैं, उसके बाद आए। तो इस बीच में अनेकों जो हिंदू लड़कियां जिनको मुसलमान जबरदस्ती पकड़कर ले गए थे इधर उधर गांवों में, तो सेना की सहायता से डॉक्टर हरवंश लाल ओबराय उन गांवों में जाकर उनको छुड़ाकर लाते रहे। अच्छा। और उसके साथ ही वो उन सब के बयान भी लिख लेते थे
उनके साथ क्या बीती, क्या हुआ। बाद में इधर वो दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने उसको पुस्तक रूप देने का प्रयत्न किया। जितने भी 50, 60, 70 लड़कियों के थे यहाँ, जी जी, वो पुस्तक छपने से पहले ही सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई। ये 1947-48 की बात बता रहा हूँ मैं। जी 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 जी। तो सरकार की, उस समय की सरकार की नीति क्या थी, ये आप सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए किसी ने उस कालखंड के बारे में सत्य इतिहास लिखने की हिम्मत नहीं की। श्रेष्ठ विचारकों ने, श्रेष्ठ लेखकों ने, हमारे इतिहासकारों ने, क्योंकि सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। 1958 में जी ये फिर से एक विषय आया और संघ के द्वारा जी उस कालखंड का सत्य इतिहास लिखने का तय किया गया जी। और ये काम दिया गया बाल शास्त्री हरदास जी को। बाल शास्त्री हरदास बड़े सिद्ध लेखक थे और उससे पहले उन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक का जो सशस्त्र इतिहास है भारत का वो लिखा था जी। आर्म्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम 1857 टू सुभाष। अच्छा, ये उस ग्रंथ का नाम था जी। मूलतः उन्होंने मराठी में लिखा था, बाद में उसका इंग्लिश अनुवाद हुआ था और ये इंग्लिश अनुवाद 1958 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद ही उनके जिम्मे ये काम दिया गया विभाजन का इतिहास लिखने के लिए। उसके लिए वो पंजाब में उन्होंने प्रवास भी किया, कई जगह गए। मेरी उनसे प्रथम भेंट उन्हीं दिनों हुई अमृतसर में ही। अच्छा। तो उन्होंने अनेक लोगों से जो वार्तालाप किया तो उनके सामने बात ये आई कि उस समय लोग आसानी से अपने घरों से नहीं निकले। उन्होंने बड़े संघर्ष किए हैं, अनेक स्थानों पर प्रतिरोध हुए हैं, सत्य प्रतिरोध, तलवारों से, भालों से, बमों से। तो हिंदुओं ने भी प्रतिरोध किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मारे गए, लुट गए, पिटे। तो ये जो प्रतिरोध किया है जी, ये अगर प्रतिरोध का इतिहास इस समय सामने आ गया तो जिन जिन लोगों ने उस समय प्रतिरोध किया, संघर्ष किए, उन लोगों को सरकार पकड़ के जेल में डाल देगी और उन पर मुकदमे ठोक देगी। क्योंकि ये इतिहास हिंदू मुस्लिम एकता के उनके सिद्धांतों के प्रतिकूल बैठता है जी। तो ये मैंने दो बताए, एक तो डॉक्टर हरवंशलाल ओबराय का जी और एक बाल शास्त्री हरदास जी का। तो ये जब बात सामने आई तो बाल शास्त्री हरदास जी का मत ये बना कि ये अभी इस समय ये लिखा जाना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार इस बात को सामने नहीं लाने देना चाहती। और ऐसे लोग जिन्होंने उस समय अपने कर्तव्य का निर्वाह किए, हिंदू रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, ऐसे हिंदू रक्षक लोगों को सरकार गिरफ्तार कर लेगी, ये सोचकर वो योजना उसी समय वहीं पर ठप कर देनी पड़ी। इसके बाद 1992-93 के में लगभग ठाकुर राम सिंह जी जो उस समय भारतीय इतिहास संकलन योजना के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये भारतवर्ष की जो विभाजन काल का इतिहास है ये अभी तक लिखा नहीं गया है, इसको तुम लिखो। उस समय मैंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी, ये कहते हुए कि इसमें बहुत समय लगने वाला है और इतना समय मेरे लिए संभव नहीं है, तो ये किसी और अच्छे लेखक को दिया जाए काम तो ज्यादा ठीक रहेगा जी। उसके बाद सन 2000 में उन्होंने फिर से मुझे बुलाया और कहा कि भाई तुम अगर इसको नहीं लिखोगे तो कोई और दूसरा नहीं लिखने वाला, तुम्हें उस कालखंड की जानकारी है और उस क्षेत्र के इतिहास और भूगोल को भी काफी जानते हो, इसलिए तुम ही इसको लिख सकते हो और कोई भी लिखने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको इतनी उसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं लिखोगे
तो विश्व के इतिहास में से भारत के विभाजन का सत्य इतिहास सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। जी। उनकी बात ठीक थी और इसलिए मैंने फिर उनकी बात को स्वीकार कर लिया जी। और बस इतनी बात मैंने रखी कि जी ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन इसमें समय सीमा आप कोई ना रखें, मैं करता रहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जितना भी समय लगे करो। तो उनकी प्रेरणा से, उनके आदेश से कहिए, ये मैंने काम वर्ष 2000 में शुरू किया जी। और ये लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तो इसमें अब जाकर ये पूरा हुआ है। ये लगभग मैंने 600-700 या 800 लोगों से वार्ता की होगी जी। उनमें से लगभग ये 350 लोगों का मुझे लगा कि जिसके अंदर कुछ उचित तथ्य हैं, ऐसे लोगों को ही मैंने इस ग्रंथ में स्थान दिया है। और प्रत्येक साक्षात्कार जो है जी, उसको एक स्वतंत्र अध्याय बना दिया गया है इस ग्रंथ में। और प्रत्येक अध्याय का शीर्षक उसी व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति का वो वार्तालाप हुआ, जिसका साक्षात्कार है, तो व्यक्ति का नाम, उसके नीचे उसका वर्तमान पता जी, जिस दिन उससे साक्षात्कार हुआ वो तारीख, उसकी जन्म तिथि और जन्म स्थान, ये सब पहले ऊपर देकर और उसके बाद उसका बाकी का वृत्तांत वार्तालाप में जो भी उसने बताया। दूसरी बात ये है जी, कि इसमें वार्तालाप करते समय मैंने 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से वार्तालाप करता था जी, कि आप उन दिनों जहाँ भी थे वहाँ आपने क्या देखा, क्या सुना और क्या किया। इन 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द में अपना वार्तालाप रखता था। प्लस मैं ये भी उनसे जानने की कोशिश करता था कि आपके परिवार में आपके दादा परदादा या 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले भी यदि कोई विशेष प्रसंग हुआ हो वो भी बताइए। वो भी प्रसंग अगर किसी ने बताए जी, तो वो भी मैंने इसके अंदर सम्मिलित कर लिए हैं। प्लस मैं ये भी उनसे पूछता था कि आपके गांव में या आपके गांव के आसपास के क्षेत्र में भी कोई 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 150 साल पहले कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना घटित हुई हो, वो भी बताइए। तो ऐसी भी कोई घटनाएं किसी ने बताई तो वो भी इसके अंदर सम्मिलित कर ली गई हैं जी। और इस प्रकार से यह ग्रंथ एक इतिहास का मल्टीपर्पस ग्रंथ बना है। इसमें सैकड़ों नहीं तो बल्कि हजारों ऐसे तथ्य आ गए हैं जी, जो अभी तक कहीं है नहीं, अज्ञात थे। ऐसे अनेकों तथ्य आ गए हैं। मुख्य रूप से इसमें 1940 से 1950 तक का कालखंड ये आया है जी, लेकिन उससे पूर्व का भी एक ही कालखंड में विशिष्ट घटनाएं जो घटित हुई वो आ गई हैं, और 1950 के बाद की भी कुछ विशिष्ट घटनाएं आ गई हैं जो अभी तक अज्ञात सी हैं या अस्पष्ट हैं। तो ये सामान्य रूप से इस ग्रंथ के विषय में जी। तो ये कितने पेज का है और कितने खंडों में बांटा गया है इस पूरी किताब को? ऐसा जी कि ये ग्रंथ लगभग 1900 पृष्ठ का बन रहा है। अच्छा। और इसको 4 खंडों में बांटा गया है। इसके 2 खंड अभी प्रकाशित हो गए हैं, बाकी 2 खंड भी प्रेस में हैं और वो भी दिसंबर में छप जाएंगे, ऐसी पूर्ण संभावना है। इस ग्रंथ में ये जो साक्षात्कार हैं तो उसको हिंदी के वर्ण क्रम के अनुसार उनको किया गया अध्यायों को जी, यानी आ आ इ ई उ इस क्रम से वो अध्याय लिए गए हैं जी जी जी। यानी आ आ इ ई से शुरू होने वाले जिनके नाम हैं उनके पहले और शास्त्राज्ञा वाले सबसे अंत में, ऐसे ये क्रम से है जी जी। एक ग्रंथ की पृष्ठ संख्या तो 1 से शुरू की गई है जी, लेकिन ये जो अध्याय हैं जी जी, ये जब पहले ग्रंथ में 76 अध्याय हैं जी, और द्वितीय ग्रंथ में
77 से आगे अध्याय क्रम आगे चालू हो गया, वो फिर से एक अध्याय से नहीं चालू हुआ, तो फिर ये 76 इसमें अगले ग्रंथ में 77 से जी जी ऐसे, उससे अगले ग्रंथ में 154 या 55 से ऐसे, तो ये अध्याय का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। जी 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 जी। अब मुझे ये जानकारी दीजिए कि इस पूरे जी इसमें भी जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में जो अनुभाग कर दिए हैं। अच्छा। तो प्रथम अनुभाग जो है उसमें कुछ मैंने अपनी ओर से लेख लिखे हैं, काल के मामले में कुछ तथ्य जिसमें आ गए, क्योंकि आगे के साक्षात्कार पढ़ेंगे जब जी जी जी, तो उसमें कई ऐसे पिछले प्रसंग या रेफरेंस आएंगे जो वर्तमान पीढ़ी को पता नहीं। तो वो जो तथ्य हैं वो पहले से ज्ञात हो जाएं उनको। बिल्कुल। इस दृष्टि से ऐसे कुछ तथ्य जो हैं वो प्रथम अनुभाग में कर दिए गए हैं, और उस अनुभाग का नाम ही रखा गया है विभाजन संबंधी कुछ तथ्य। और दूसरा अनुभाग फिर है साक्षात्कार या वार्तालाप जी। ये जो है विभाजन संबंधी तथ्य अनुभाग है, ये केवल प्रथम खंड में है, बाकी दूसरे तीसरे चौथे खंडों में ये अनुभाग नहीं है। अब एक चीज बताइए मुझे कि इस पूरे इसमें जो आपने 20-21 साल लगे हैं इस ग्रंथ को तैयार करने में जी, इसमें कोई ऐसा रोचक किस्सा भी बताइए कि जिसे सुनते समय आपकी आंखें बिल्कुल नम हो गई हों। देखिए, इस खंड में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, और ऐसे भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको पढ़कर और सुनकर आपकी भुजाएं फड़कने लगेंगी। आपको आपके अंदर स्वाभिमान का भाव जागेगा कि अच्छा हमारे लोगों ने ऐसा भी किया। आपको ये भी अनुभव होगा कि हिंदू समाज की कमियां क्या रही, ये भी आपको इसमें पता लगेगा जी। और हिंदू समाज की विशेषताएं क्या रही, ये भी आपको इसमें ज्ञात होगा। आपको ये भी ज्ञात होगा कि हिंदू समाज के नेता कितने दुर्बल निकले, और जो नेता नहीं थे जी, ऐसे लोगों ने क्या क्या पराक्रम किए। ये सब प्रकार के यानी विविध रंग हैं इस ग्रंथ के अंदर। अब जो आपने मूल प्रश्न किया जी, अब आप ये देखिए कि एक घर पर हमला हो गया जी, तो जो थे घर वाले उन्होंने दरवाजा अपना बंद कर लिया, बाहर का दरवाजा, यानी सामने गली से आ रहे थे अल्लाह अकबर करते हुए जो भी थे, तो देख लिया कि अगर हाँ ये आ रहे हैं और अंदर घुस आएंगे, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया जी। बंद करके वो जो घर वाले थे सज्जन, उन्होंने अपनी, उनकी पत्नी थी, उनकी 3 बेटियां थी और 1 बेटा था जी। तो तीनों बेटियों को बुलाया और कहा कि देखो अब ये अभी घुस जाएंगे और अब ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, और तुम लोग इनके हाथ पड़ो, ये मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकता, इसलिए अपने इनसे तो मैं निपट लूंगा अकेला, लेकिन उससे पहले तुम्हारा किसी प्रकार से अहित हो ये नहीं हो। तो उन्होंने उनके हाथ में छुरा था, तलवार थी, और तलवार से अपनी बड़ी बेटी के ऊपर की गर्दन काटने लगे। तभी उनकी पत्नी आ गई सामने और उसने कहा कि ठहरिए, आपका निर्णय बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने अपनी बेटियों को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए उससे पहले आप मुझे मार दीजिए। और वो तलवार उन्होंने अपनी पत्नी की गर्दन पर चला दी। पत्नी का सिर जो है लुढ़क गया नीचे। फिर बड़ी बेटी की गर्दन काटी, फिर उससे दूसरी बेटी की गर्दन काटी, तीसरी बेटी का के ऊपर तलवार चलाई उन्होंने, लेकिन वो अभी चली नहीं थी, उसके थोड़े से कान के पास ही लगी। तो इसी बीच में वो मुसलमान उनके द्वार पर आ गए थे और उन्होंने देखा बाहर से ही कि अंदर से रक्त बहकर द्वार से बाहर निकल रहा था।
ये 3 लोग तुम्हारे जा चुके थे, उनका रक्त बहकर द्वार से बाहर निकल रहा था। तो वो उन्होंने देखा कि अच्छा ये अंदर जो भी व्यक्ति है उनके ऊपर तो खून सवार है और ये तो हमको मार देंगे। इस डर से वो लोग वापस भाग गए। और जब इन्होंने देखा कि वो तो चले गए, भाग गए, तो वो तीसरी लड़की को जो ऊपर से तलवार चला रहे थे वो उन्होंने हाथ अपना रोक लिया। रोकते रोकते भी वो तलवार का कुछ हिस्सा उसकी बेटी के कान पर लगा और कान का एक हिस्सा कट गया। लेकिन वो चले गए। ये एक कांड जैसे है। फिर इन्हीं के ही एक बेटा था और बहू थी। वो इसी बीच में पीछे से निकल गए, पीछे के दरवाजे से, और वो निकल के लेकिन जाए कहाँ? तो अब उसके पास में, उसके गोद में एक छोटी बच्ची थी 6 महीने की। तो गली में तो निकल गई कहीं भी, लेकिन जाए कहाँ जाती? तो आखिर में उसको और कुछ नहीं सूझा तो उसने वो गली का जो कुआं था उस कुएं में जाकर कूद गई। लेकिन वो कूदती क्या, उससे पहले ही कई और कूद चुकी हुई थी उस कुएं में। तो कुआं भर चुका था, ये भी उसने कूदी, तो इसलिए ये मरी नहीं। बाद में फिर कुछ सेना आई कुछ समय के बाद, और वो आई तो उन्होंने फिर उस कुएं से निकाला लाशों को। तो उस कुएं में लगभग 125 लाशें थी। लेकिन उन लाशों में ऊपर की कोई 20-25 ऐसी थी जिनकी अभी सांस चल रही थी। तो उनको उन्होंने फिर निकाल कर वो अपने मिलिट्री कैंप में ले गए। अब ये एक प्रसंग है जैसे जी बहुत ऐसे सैकड़ों प्रसंग अपनी अस्मिता बचाने के और संघर्ष के ये इस ग्रंथ में है। बिल्कुल, आपने ऐसी किताब लिखी है ये जो आने वाली जनरेशन के लिए भी उस विभाजन की पीड़ा का साक्षात्कार होगा जो उस समय का दर्द है, और शायद वो महसूस तभी करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को दी, और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर साहब। आपका धन्यवाद कि आप कम से कम इस विषय को लेकर समाज में आगे बढ़ रहे हैं। जी, नहीं तो इस तरह के विषयों को आमतौर पर लोग नहीं लेते जी, लेकिन आप उसको प्रसारित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा इसमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कृष्णानंद सागर जी को, जिन्होंने विभाजन की त्रासदी को लेकर पुस्तक लिखी, विभाजन कालीन भारत की साक्षी। 1900 पेज के इस ग्रंथ में जो पीड़ा है उसका उन्होंने बयान किया। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, और भारत सरकार ने भी 14 अगस्त को हर वर्ष ऐसे लोगों को समर्पित किया है जो विभाजन की त्रासदी के शिकार रहे हैं। इस महत्वपूर्ण प्रसंग पर यह चर्चा कृष्णानंद सागर जी के साथ हुई। ऐसे लोगों को और भी आपके साथ जोड़ते रहेंगे हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात में। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।